कृतिका पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। यह है राम स्वरूप जी का घर। मामूली तरह से ही सजाया गया है, लेकिन सुंदर लग रहा है। आज इनकी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए सब तामझाम किया जा रहा है। राम स्वरूप जी अपने नौकर से कहते हैं, जा बीवी जी के कमरे से हारमोनियम ले आ। तभी प्रेमा कहती हैं, तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप जी कहते हैं, क्यों? तुम किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो ये लड़के वाले पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती हैं, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम इन्हें पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा लिया है। मुझे तो आजकल का ज़माना ही समझ नहीं आता। इससे तो हमारा ज़माना ही अच्छा था। लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टॉम के भला कौन पूछता है। इसीलिए मैं तो पहले ही सारे पाउडर लिपस्टिक दे आई हूँ। पर तुम्हारी लाडली तो सजना ही नहीं चाहती। ना जाने कौन से जन्म का वैर है उसे इन चीज़ों से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा दिमाग पाया है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो इन पाउडर की कंपनियों का कारोबार चलता है। प्रेमा, मैंने तो पहले ही कहा था, मत पढ़ाओ उसे इतना। रामस्वरूप बात काटते हुए, चुप चुप, कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही कहा था, सब कुछ अभी का देगी क्या? प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे तैयार हो ले आना। ना सही पाउडर, वैसी कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे। और देखो, उमा से कहना ज़रा सलीके से आए। वे लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियारूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी से देखते हैं, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। रामस्वरूप हड़बड़ाकर नौकर को मक्खन लेने भेजते हैं और बाजा उठा के रखते हैं और गेट पे जाते हैं। रामस्वरूप, आइए आइए, अंदर आइए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लाइए, बैठ दीजिए या कोने में रख देते हैं। गोपाल दास, नहीं नहीं, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ। तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। गोपाल दास, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसे आपका काम। आखिर हमें भी तो लड़के की शादी करनी है, बल्कि ये कहिए कि हमने आपको परेशान कर दिया। रामस्वरूप, अरे हम तो आपके सेवक हैं। और सुनाइए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब समय नहीं रहा होगा ज़्यादा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल हैं। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तभी गोपाल प्रसाद जी, अरे बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, हम लोग इन इसी उम्र की में सारी बीमारियां आ जाती हैं। हमारे ज़माने में तो हम दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते, मगर फिर भी कुछ नहीं होता था। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आ जाती थी। गोपाल प्रसाद जी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अब तो कितने खेल वगैरह होते हैं, जब तो कुछ होता भी नहीं था। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ खेला करते थे लोग, मगर मजाल है कि कोई कह जाए लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह ज़माना तो रंगीन था, रंगीन। गोपाल प्रसाद जी, बाबू रामस्वरूप, अब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंकते हुए, बिजनेस? अरे नाश्ता तो कर लीजिए पहले। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद थोड़ी दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। शंकर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लेते हुए।
गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं आता। वैसे तो चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम को डाली जाए तो फिर मज़ा ही क्या। रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, और आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाला चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप हंसते हुए, वाकई आजकल की ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बात हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। और जायज़ा तो यानी जन्मपत्री तो मिलवा ही ली होगी आपने। रामस्वरूप, जी, जन्मपत्री का क्या है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप, क्यों? गोपाल प्रसाद, यह है पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। मेम साहब थोड़ी ना रखनी है घर में। अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगें तो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगे और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगे तब तो हो चुकी गृहस्थी। पान की तश्तरी हाथ में लिए उमा आती है। बाबू गोपाल प्रसाद उसे आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मा? रामस्वरूप, जी, वह तो पिछले महीने इसकी आंखों में दुखन आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप, अरे नहीं साहब, मैंने बताया तो। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, बैठो बेटी, तख्त पर बैठो। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। वह अच्छा गाना गाती है, इसलिए जैसे ही गाना शुरू करती है उसमें तल्लीनता आ जाती है, यानी वो पूरे फॉर्म में गाना शुरू कर देती है। गाना गाते गाते उसका ध्यान शंकर की तरफ जाता है और उसको गाते गाते वह शांत हो जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी अच्छा गाना गा लेती है, बस इतना ही बहुत है। और बताओ बेटी, पेंटिंग वेंटिंग भी बना लेती हो? रामस्वरूप, हाँ, वह तो आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी है यह उमा ने ही बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह कर लेती हो? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन बेटी तुम कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में बोलते हैं। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना।
रामस्वरूप जी गुस्से से कहते हैं। उमा, उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? उमा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के कॉलेज के बाहर? तो क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। प्रेमा घबराहट की हालत में आती है। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रत्न आता है। रत्न, बाबूजी मक्खन, और सब रत्न की तरफ देखते हैं। उमा ने एकदम सही जवाब दिया। गोपाल प्रसाद जी और उनके बेटे के शंकर के रूप में समाज के ठेकेदारों को पढ़ने का सारा अधिकार क्या लड़कों को है? लड़कियों को कोई अधिकार नहीं? आपको क्या लगता है पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी के अलावा भी कुछ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।